गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब पढ़ाई कर रहे हो, अपने आप का ध्यान भी रख रहे हो, प्रिपरेशन भी कर रहे हो और आज का ये जो लेक्चर है, ये जो सेशन है, वो तुम लोग मेरे साथ कंटिन्यू करने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। ठीक है, हमने तो शुरू किया था चैप्टर एटम्स, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो सॉरी 13, ये चैप्टर हमने शुरू किया था। तो हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट देखा था, उनका ऑब्जर्वेशन देखा था, उनका कंक्लूजन भी देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कितने सामने आंकने के बाद ये डिफ्लेक्ट करता है, वो हमने कैलकुलेट किया था। आज हम इससे और फर्दर कुछ स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक हम करेंगे इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है, ये टॉपिक उतारो फिर मैं समझा रहा हूं। इंपैक्ट पैरामीटर क्या है? अभी देखो, इंपैक्ट नाम से क्या पता चलता है? कुछ ना कुछ हो रहा है। इंपैक्ट, कुछ हैपन हुआ है, कुछ मतलब एक फोर्स, हमने किसी को एक फोर्स दिया तो ये एक इंपैक्ट हुआ। ठीक है, हमने किसी को मतलब एक धक्का दिया तो ये एक इंपैक्ट हुआ। एक बॉम्ब आकर एक गाड़ी पे स्ट्राइक हुआ तो गाड़ी पे इंपैक्ट फील होगा। ठीक है, तो इंपैक्ट पैरामीटर ठीक वैसा ही चीज है। ठीक है, इंपैक्ट पैरामीटर ठीक वैसा ही चीज है, यानी इट इज पैरामीटर मीन्स व्हाट? एक डिस्टेंस है, एक मेजरमेंट, एक मेजरमेंट, एक पैरामीटर मीन्स एक मेजरमेंट, एक डिस्टेंस। ये मिनिमम डिस्टेंस अगर आएगा तो इंपैक्ट होगा। ठीक है, इंपैक्ट पैरामीटर एक मिनिमम डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस आएगा तो इंपैक्ट होगा, तो स्ट्राइक हो जाएगा। इमेजिन करो, सेंटर पे तो उन्होंने बोला था न्यूक्लियस है, अभी अल्फा पार्टिकल एक मिनिमम डिस्टेंस तक आएगा, उसके बाद स्कैटर्ड होकर चला जाएगा। जब तक ये मिनिमम डिस्टेंस तक आता नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को ऐसे समझा रहा हूं, जस्ट उतारने के कोई ये उतारने की जरूरत नहीं है। ये हमारा सेंटर पे है, कौन है? न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये तो सीधा जा रहा है, सब तो सीधा जा रहा है, सब सीधा जा रहा है, अभी आया, अभी डिफ्लेक्ट हो गया। तो इतने दूर तक ये जो डिस्टेंस जो कवर किया, इतने दूर तक तो ये सीधा ही रहा, कोई इंपैक्ट नहीं हुआ अल्फा पार्टिकल्स पे। ये सब तो हमारे अल्फा पार्टिकल्स है, कोई इंपैक्ट नहीं हुआ उनको, न्यूक्लियस ने उनको उनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं किया। लेकिन जब इतना तक डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, अल्फा पार्टिकल इतना तक डिस्टेंस आ गया, ये पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस आ गया, तब जाके न्यूक्लियस ने क्या किया? इसको धकेल दिया उस तरफ। समझ में आया? यानी इस पॉइंट पे क्या हुआ? इस पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या हुआ? एक इंपैक्ट हुआ, एक प्रभाव हुआ। ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, इस पॉइंट पे न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या दिया? इंपैक्ट दिया। यानी ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, इसी को हम बोलेंगे इंपैक्ट पैरामीटर। समझ में आया? देखो, इतने दूर तक तो अल्फा पार्टिकल ऊपर न्यूक्लियस कोई इंपैक्ट नहीं दे रहा है, एकदम सीधा बिंदास चला जा रहा है, कोई बात नहीं। जब ये आ रहा है, बिंदास आ रहा है, सपोज पकड़ लो बिंदास आ रहा है। ठीक है, जब यहां तक आ गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया, तभी न्यूक्लियस ने बोला नहीं, अभी तो तेरे को धकेलना पड़ेगा। अभी इस पॉइंट पे न्यूक्लियस ने एक इंपैक्ट क्रिएट किया, जिसके वजह से डिफ्लेक्ट होकर उस तरफ से चला गया। ठीक है, यानी अगर ये हमारा अगर सेंट्रल एक्सिस है, तो सेंट्रल एक्सिस से ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम बोलेंगे इंपैक्ट पैरामीटर। यानी ये डिस्टेंस जितना घटेगा, कॉमन सेंस की बात है, ये डिस्टेंस जितना घटेगा, इंपैक्ट उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आया? ये डिस्टेंस जितना घटेगा, ये डिस्टेंस जितना क्लोज आता जाएगा, ये डिस्टेंस जितना क्लोज आता जाएगा, इस तरफ से जितना क्लोज आता जाएगा, इंपैक्ट उतना ही ज्यादा होगा। और अगर सेंट्रल पे पूरा आ गया तो ऐसे घूम के चला जाएगा। समझ में आया? अगर सेंटर पे पूरा आ गया, यानी x इक्वल्स टू अभी 0, यानी x इक्वल्स टू अभी 0, तो ये एकदम पूरा इस तरफ से घूम के चलाया जाए। ठीक है, समझ में आया? ये डिस्टेंस जितना घटता रहेगा,
यानी x अगर घटता रहे, सपोज लेस देन हो रहा है, ठीक है, x घट रहा है, x डिक्रीजेस, करस्पॉन्डिंगली इंपैक्ट का जो एंगल है, सपोज ये पकड़ लेते हैं थीटा, करस्पॉन्डिंग मैं ड्रॉ करके दूंगा डायग्राम, करस्पॉन्डिंगली जो एंगल है वो एंगल बढ़ता जा रहा है, थीटा इंक्रीज। समझ में आया? जब x इंपैक्ट पैरामीटर जो डिस्टेंस जो है वो घटता जा रहा है, कॉमन सेंस की बात है, जब इतना डिस्टेंस कवर कर लिया तो न्यूक्लियस ने एक इंपैक्ट दिया। अब ये डिस्टेंस जितना छोटा होता जाएगा इंपैक्ट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, ग्रेटर एंगल से डिफ्लेक्ट होगा। समझ में आया? अभी देखो ये x जितना घटता रहेगा ग्रेटर एंगल से डिफ्लेक्ट होगा, जब पूरा सेंटर में आ गया, यानी x इक्वल्स टू, अभी इसका वैल्यू है हमारा 0, x इक्वल्स टू 0 हो गया तो थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री, ट्रेस बैक होके वापस घूम के चला आएगा। यानी ये जो पर्टिकुलर जो मिनिमम डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, तो इसका अगर हम एक बेसिक डेफिनेशन लिखे, इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिफाइंड एज perpendicular distance of the initial velocity vector of the velocity of the alpha particle initial velocity of the alpha particle from the central line of the nucleus. From the central line of the nucleus. ठीक है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मैं अभी डायग्राम ड्रॉ करके दूंगा। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हम पहले एक एटम ड्रॉ करते हैं जिसके सेंटर पे ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारा सेंट्रल एक्सिस है या फिर सेंट्रल लाइन है, दिस इज आवर सेंट्रल लाइन। सपोज ये हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इतना तक डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r0, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r0। ठीक है, और ये हमारा डिफ्लेक्शन, यहां से डिफ्लेक्ट होके चला गया, तो दिस इज द एंगल थीटा। ठीक है, और ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, ये जो मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, x, दिस इज द इंपैक्ट पैरामीटर डिस्टेंस। ठीक है, न्यूक्लियस, यानी ये x जितना घटता रहेगा इंपैक्ट उतना ज्यादा होता रहेगा, थीटा का वैल्यू उतना बढ़ता रहेगा। ठीक है, रदरफोर्ड calculated the formula for impact parameter। ये हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको जानना है इम्पैक्ट पैरामीटर x इक्वल्स टू 2z² cot थीटा बाई 2, 2z² cot थीटा बाई 2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। ये था इम्पैक्ट पैरामीटर का एक्सप्रेशन। ठीक है, यहां तक उतार लो।
ठीक है, यानी हमारा जितना ये x घटता रहेगा, जितना ये हमारा x घटता रहेगा, जितना x घटता रहेगा उतना हमारा ये जो हमारा डेविएशन एंगल जो है वो बढ़ता रहेगा। एकदम अगर पूरा सेंट्रल लाइन पे अगर आ गया, यानी x का वैल्यू अभी 0 हो गया, तो ये वापस घूम के चला आएगा 180 डिग्री पे। समझ में आया? तो इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, रदरफोर्ड ने एक फॉर्मूला दिया इंपैक्ट पैरामीटर का, ट्वाइस जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। अभी देखो सारे वैल्यू हमारे कांस्टेंट ही है, लगभग 2 तो कांस्टेंट ही है, जेड एटॉमिक नंबर ये भी कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, मास ये भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी ये भी हमारा फिक्स्ड है। ठीक है, तो अल्टीमेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रह गया x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रह गया cot थीटा बाई 2, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रह गया हमारा cot थीटा बाई 2। ठीक है, ओके। तो अगर कुछ नोट्स अगर हम देखें, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू अगर लार्ज हुआ, x का वैल्यू अगर लार्ज यानी x बड़ा, तो ये थीटा का वैल्यू कम हो जाएगा, करस्पॉन्डिंगली थीटा इज स्मॉल। कॉमन सेंस की बात है, x का वैल्यू जितना स्मॉल होगा थीटा का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, और x का वैल्यू जितना ग्रेटर होगा थीटा का वैल्यू उतना कम होगा। ठीक है, नंबर 2, थीटा इज स्मॉल, ओके। नंबर 2, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ x, comma theta is large। ठीक है, थीटा बड़ा होगा। एंड नंबर 3, फॉर x इक्वल्स टू 0, यानी अभी सेंट्रल लाइन से ट्रेवल कर रहा है, फॉर x इक्वल्स टू 0, कॉमा थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे आता है देखो, जानने की हमको नहीं चाहिए, फिर भी मैं दिखा रहा हूं। देखो x इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू 0 यानी 2z स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यही तो था हमारा फॉर्मूला। अभी देखो 2z स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, ये तो 0 नहीं हो सकते, तो अल्टीमेटली हो गया हमारा cot थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। अभी 0 कितना है हमारा, 0 यानी हो गया cot 90 डिग्री। ठीक है, तो इंप्लाइज थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 180 डिग्री। ये जानने के लिए मैं बोला कि अगर x इक्वल्स टू 0 हुआ तो थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री कैसे आता है। ठीक है, उतार लो ये। समझ में आया? ओके, चलो। अभी रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड ने कंक्लूजन दिया, रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन किया, सब कुछ करने के बाद रदरफोर्ड ने अपना जो मेन मोटिव क्या है, हर एक साइंटिस्ट का मेन मोटिव क्या है, जो क्वेश्चन जो खोज रहे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर किसका, एटम का,
एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देने की साइंटिस्ट खोज में है, ठीक है। पहले खोज किया जे थॉमसन ने, उनका अलग सा उन्होंने मॉडल दिया जो अनफॉर्चुनेटली जो फेल हो गया। उसके फेलियर में कुछ लिमिटेशंस रह गए थे, कुछ क्वेश्चन मार्क्स रह गए। उस क्वेश्चन मार्क्स को खोजने का अभी बेड़ा उठाया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये हम देख चुके। उनके साथ साथ उन्होंने एक कंक्लूजन भी ड्रॉ किया, ऑब्जर्वेशन भी किया, ठीक है। तो वो सारे करने के बाद अल्टीमेटली मेन मोटिव क्या था, एक स्ट्रक्चर देना, एटम का स्ट्रक्चर देना, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने उनके पोस्टुलेट से, उनके ऑब्जर्वेशन से उन्होंने एक एटम का एक बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था। क्या दिया था वो हम अभी स्टडी करेंगे। रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अर्नेस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अर्नेस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने तो कहा ही था कि सेंटर पे हमारा न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और जिसका पूरा का पूरा मास जो है इस न्यूक्लियस पे कंसेंट्रेटेड है, ठीक है। सेंटर पे हमारा न्यूक्लियस, सेंटर पे हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। और उन्होंने कहा था जो कि इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। यही था रदरफोर्ड का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे घूम रहा है। तो उनका मॉडल का क्या था, मॉडल का उन्होंने क्या दिया था, एन एटॉम इज कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर, सेंट्रल कोर, पॉजिटिवली चार्ज्ड, named as nucleus, ठीक है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स आर revolving, electrons are revolving around the nucleus, around the nucleus in circular way, in circular path, around the nucleus in a circular path, so that centripetal force is provided. कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूमता रहे, कोई भी पार्टिकल, तो हम जानते हैं कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में अगर घूमना चाहे तो उसके सेंटर की तरफ, सर्कुल के सेंटर, पाथ के सेंटर की तरफ एक फोर्स जनरेट होता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल पाथ, सो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड centripetal force is provided by the electrostatic force, no, by the Coulombian force, by electrostatic force लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, ठीक है। दिस इज द बेसिक मॉडल ऑफ, दिस इज द मॉडल प्रपोज बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। उतार लो ये।
उन्होंने क्या कहा कि सेंटर पे, एटॉम के सेंटर पे न्यूक्लियस रहता है, जिस बंदे का नाम है, जिस बंदे का पॉजिटिवली चार्ज है उसका नाम है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर घूमता रहता है सर्कुलर पाथ पे। अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल या कुछ भी पार्टिकल हो, कुछ भी पार्टिकल अगर सर्कुलर वे में, सर्कुलर पाथ में अगर घूमना चाहे तो उसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, तो दोनों के बीच में क्या रहेगा? दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यानी कूलोम्बियन फोर्स रहेगा। ये फोर्स के बराबर है कौन? हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कहा था। उतार लो फटाफट। अच्छा, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये मॉडल प्रपोज किया था, लेकिन साइंटिस्टों ने ये मॉडल को बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सराहना किया। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन मैक्स प्लैंक ने जब भी उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का, जब भी उन्होंने प्रपोज किया, मैक्स प्लैंक ने जब क्वांटम मैकेनिक्स का, जब उन्होंने थ्योरी दिया, जब क्वांटम मैकेनिक्स आ गया, तभी देखा गया कि जो रदरफोर्ड की ये जो मॉडल है वो अनफॉर्चुनेटली ये फेल हो गया। उसके कुछ ड्रॉबैक्स है, उसके कुछ लिमिटेशंस थे। ठीक है, मैक्स प्लैंक ने एक जो उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का जनरेट किया था, क्वांटम मैकेनिक्स का जो पायोनियर थे मैक्स प्लैंक, उन्होंने कहा था कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव करे, कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता रहे तो उसमें से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ये रिलीज होता रहता है। ठीक है, इस एनर्जी का वैल्यू कितना, ये तो हम जानते हैं। इस एनर्जी का वैल्यू है h न्यू, व्हेन h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। ठीक है, कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता रहे तो इसमें से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा रिलीज होता रहता है। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स अभी हम देखेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ, लिमिटेशंस ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, व ड्रॉबैक्स ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे 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 घूम रहा है। ठीक है, लेकिन जब भी मैक्स प्लैंक ने क्वांटम मैकेनिक्स का प्रपोज किया है, क्वांटम मैकेनिक्स का जनरेट किया है, क्वांटम मैकेनिक्स का जब भी थ्योरी उन्होंने दिया है, तभी देखा गया है, तभी उन्होंने कहा था कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव करे तो उसमें से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज होता रहता है। कितने फॉर्म में? पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, जिसका नाम है क्वांटा और फोटन, एनर्जी रिलीज होता रहता है। ठीक है, अभी एक चार्ज पार्टिकल, ड्रॉबैक्स क्या है कि अगर तभी जाके साइंटिस्टों का माथा ठनका, और तभी जाके उन्होंने कहा, बाकी साइंटिस्टों ने रदरफोर्ड को कहा कि आपने कहा है इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ठीक है, अच्छी बात है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसमें से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट कंटिन्यूअसली रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे। एनर्जी रिलीज हो रहा है, 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 एनर्जी रिलीज हो रहा है। अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जो इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पाइरल पाथ कवर करेगा, स्पाइरल पाथ कवर करेगा,
और अल्टीमेटली जाके न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, न्यूक्लियस तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ फोटन एनर्जी रिलीज होता जा रहा है। अभी कोई भी पार्टिकल अगर घूमता रहे, इसका एनर्जी लॉस हो रहा है। अल्टीमेटली ऐसा एक सिचुएशन आएगा जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज दोनों अगर मिल गया तो एटॉम का जो स्ट्रक्चर है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो एबोलिश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल, दैट इज वाई ये जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है यही उनका एक ड्रॉबैक है, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तभी जाके उनका ये जो मॉडल है वो फेल हो गया। ठीक है, तो मेन ड्रॉबैक्स क्या था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता रहे तो उसमें से एनर्जी लॉस होता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और E इक्वल्स टू एच न्यू एज अ फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी, फोटोन, क्वांटा, कुछ भी कह सकते हैं हम, रिलीज हो सकता है, रिलीज हो रहा है, रिलीज होगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, न्यूक्लियस पे मतलब अगर गिर गया तो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो एबोलिश हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये इट इज इम्पॉसिबल, मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया, प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। दैट इज वाई रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ, जो उनका जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तभी उनका ये जो मॉडल है वो साइंटिस्टों ने रिजेक्ट कर दिया, उनका ये जो स्ट्रक्चर है, जो मॉडल है वो फेल हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन साइंटिस्टों के मन में क्वेश्चन अभी भी बाकी है कि हमको देना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक परफेक्ट स्ट्रक्चर, एक परफेक्ट शेप। ठीक है, तभी बेड़ा उठाया बहुत ही यंग साइंटिस्ट नील्स बोर ने, जिनके वजह से उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, बोर्स पोस्टुलेट्स, जिनके वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो वो हम स्टडी करेंगे अपने अगले लेक्चर पे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।